मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस ने 229 और बीजेपी ने 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट बैतूल के आमला को छोड़कर बाकी में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब भाजपा ने भी 2 सीटों को छोड़कर बाकी 228 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 4 सूचियों में 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी भाजपा ने अपनी 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम तय किए। सिर्फ 2 सीटें विदिशा और गुना होल्ड रखी है। बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची में 29 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें 3 मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ओपीएस भदौरिया और गौरीशंकर बिसेन के नाम शामिल हैं। हालांकि गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। प्रत्याशी सामने आने के बाद अब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी की सूची पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में हार की आशंका से ऐसी हड़बड़ाहट है कि उसने किसी भी मापदंड का ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस का ये भी दावा है कि उसने युवा उम्मीदवार उतारे, जाति वर्ग का ध्यान रखा, जबकि बीजेपी ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस ने उतारे हैं सारे 60 साल से नीचे के खनकदार सिक्के और भारतीय जनता पार्टी सब 75 प्लस 80 प्लस। आप देखिए नागेंद्र सिंह जी मना कर दिए थे नागौद वाले राजा साहब कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें उतारना पड़ा। नागेंद्र सिंह गुड़ उन्हें पार्टी ने कह दिया था घर बैठिए, उन्हें उतारना पड़ा। नीना वर्मा जी से कह दिया था कि अब हम आपको नहीं उठा पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो उतारना पड़ा। सीता सरन शर्मा, ये सब जो है चुकी फिल्में जो है आज मार्केट में लानी पड़ी। कांग्रेस बीजेपी की सूची पर भले तंज कसे, अपनी सूची को बेहतर बताए, हालात कुछ और है। कांग्रेस ने बीजेपी से पहले टिकट तो तय कर लिया, लेकिन उसे भारी कलह से जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद से शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस में टिकट न मिलने से नाराज असंतुष्टों की कतार लंबी होती जा रही है। आलम यह है कि देवास के खातेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी अब क्षेत्र में गए तो उन पर हमला हो गया। कमलनाथ जी वोट पे आओ, डिक्की राजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस में 20 से ज्यादा सीटों में विद्रोह की स्थिति है। इनमें कई जगह संतुष्ट निर्दलीय तो कई जगह दूसरे दलों से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की इस कला पर बीजेपी भी तंज कस रही है। ये चुनाव श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। दिल्ली का सर्वे नहीं, दिल्ली की सुनना नहीं। कुल मिलाकर कहे तो दोनों पार्टियों को अभी चुनाव में विपक्षी दल से ज्यादा अपने से ही जूझना है। कांग्रेस में असंतुष्ट तलवार भांज रहे हैं तो बीजेपी में टिकट के दावेदार आसानी से मान जाए इसकी संभावना कम है। ऐसे में दोनों पार्टियां कैसे डैमेज कंट्रोल करती है ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसमें कितना दम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। उम्मीदवार सामने आने के बाद कैसा दिख रहा मध्य प्रदेश का चुनावी मैदान? क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन में शिथिल कर दिए सारे फार्मूले? बेहतर उम्मीदवार देने के कांग्रेस के दावों में है कितना दम? असंतोष और बगावत की आंधी को कैसे रोक पाएंगे दोनों दल? तो ये आज के एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की ये चर्चा होगी। जिस तरह से अब दोनों दलों के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के जो महारथी है वो अब आमने सामने है। अगर 1-2 सीटों को दोनों की छोड़ दिया जाए, नामों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर लंबे समय से तमाम तरह की चर्चाएं रहीं। सर्वे की चर्चा हुई, यह भी कहा गया कि पार्टियों ने अलग अलग स्तर पर सर्वे कराए हैं, तमाम उसमें फैक्टर साधे गए हैं, संतुलन साधा गया है, चाहे वो जातिगत हो, क्षेत्रीय हो
या व्यक्तिगत तौर पर उस कैंडिडेट की क्या यूएसपी है, इस पर भी काम हुआ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जो एक और सूची आई है, अब तक की जितनी भी सूची आई हैं, 2 नाम छोड़ दिया जाए, तो क्या ये लगता है कि इन पर तमाम फैक्टर पर काम हुआ है, तमाम सर्वे हुए हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई हैं, कमोवेश यही स्थिति कांग्रेस में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब महारथी आमने सामने है। अगर 1 और 2 नाम छोड़ दिए जाएं, किस तरह का मुकाबला, किस तरह की तस्वीर अब मध्य प्रदेश की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, स्वागत करूंगा आपका सर। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी, स्वागत है भानु साहब आपका। नमस्कार। और हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लोया साहब आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं धर्मेंद्र पैगवार जी के पास में आता हूं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से सूची से पहले, अब से नहीं लंबे समय से हम लगातार ये बात करते आए हैं कि अलग अलग स्तरों पर सर्वे हो रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, कई तरह का मंथन हो रहा है, कई तरह के अलग अलग फैक्टर साधे जा रहे हैं। अब जो फाइनल सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, जो फाइनल सूची, जो 5 सूची अभी तक आ चुकी हैं, क्या लगता है कि इस तरह से इसमें चीजें दिख रही है? क्योंकि कमोबेश वही स्थिति है, जिन नामों को लेकर ये कहा जा रहा था कि नहीं अभी मैदान में नहीं दिखेंगे, अब कुछ उनमें से मैदान में है। निश्चित तौर पर चुनाव के 6 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने, उसके प्रवक्ताओं ने, तमाम नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी ये कहा था कि इस बार पूरा काम केंद्र देखेगा। अमित शाह जी के लगातार 1 महीने में 3 दौरे हो गए, कई बार मध्य प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाकर बातचीत की गई। तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है, यहाँ पर सारे घर के बदल डालूंगा जैसी स्थिति बनेगी जी। लेकिन जब पहली सूची आई तब भाजपा ने जरूर चौंकाया कि भाजपा ने बहुत समय से, काफ़ी पहले 90 दिन पहले एक हारी हुई सीटों पर 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए। भाजपा ने ये काम एक था जो चौंकाने वाला था। लेकिन उसके बाद जो भाजपा की सूचियाँ आई उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं था, कोई ऐसा रंग नहीं था, ऐसी कोई रौनक नहीं थी कि जो लोगों को, आम जनता को, आम पाठक को या आम दर्शक को, मध्य प्रदेश के लोगों को चौंकाए। क्योंकि आप देखें कि 2003 से जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से सिर्फ चेहरे वही हैं, नाम वही हैं, वही लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी देखिए आप, नागेंद्र सिंह जी 83 वर्ष के हो गए। जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे खजुराहो से, तब उन्होंने कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने 2018 में। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरह से अगर फैक्टर की 83 ईयर के हैं और कई भी नाम हैं, लेकिन एक समय ये आया था कि नहीं अब 75 का फार्मूला चलेगा, उसमें गौड़ साहब भी उसी के चलते उनको विदा किया गया था, या फिर सरताज सिंह जी को उसी के चलते किया गया था। अब वो फैक्टर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, भाजपा में एज के फैक्टर की बात किसने शुरू की? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एज के फैक्टर की बात शुरू की। केंद्र सरकार से या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन से कई बड़े नेता सिर्फ उम्र के क्राइटेरिया में लाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। लेकिन मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 76 साल के एक रघुवंशी जी को टिकट दिया गया अशोकनगर की एक सीट से, 83 साल के नागिन सिंह जी को, 70 प्लस के डॉक्टर सीताशरण शर्मा है, प्रेम शंकर वर्मा है और कई नेता हैं, नीना वर्मा जी हैं। तो आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करती है, उसके नेता बात करते हैं, जैसे कि प्रवक्ता जी ये भी बोलेंगे कि हम कार्यकर्ता निर्माण करते हैं, हमारे यहाँ केडर है। तो आप देखिए कि आप कई क्षेत्रों में 30-30, 40-40 साल से कोई नया ऐसा कार्यकर्ता का निर्माण नहीं कर पाए जो पार्टी के लिए एक विधानसभा का चुनाव जीत सके। आप देखिए कि नागिन सिंह जी कब से चुनाव लड़ रहे हैं। नागिन सिंह जी पिछले 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप नागिन सिंह जी की जगह आपके पास जीतने वाला उम्मीदवार नहीं हो, लेकिन ये सवाल किस पर है? ये सवाल है कि आपकी संगठन क्षमता पर। आप जीतने वाले लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या आपके नेता ऐसे हो गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में नई लीडरशिप को तैयार होने ही नहीं दे रहे हैं। चलिए पैगवार साहब, दोबारा आपके पास में आता हूँ, लोया साहब के साथ में आता हूँ। लोया साहब, सुन ही रहे हैं कि किस तरह के सवाल हैं। लोया साहब, तमाम कोशिश की गई, तमाम तरह की छानबीन की गई कि नहीं
2023, क्योंकि ये भी लगातार, इस पर हम चर्चा करेंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछले जितने भी चुनाव मध्य प्रदेश में हुए उससे कुछ अलग 23 का चुनाव होगा। और यही सारी चीज़ें पार्टियों की तरफ से भी दिख रही थी, छानबीन, मंथन, चिंतन, बैठकें। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बैठकें की हो, ये भी एक 2023 के लिए हम कहते हैं कि नहीं अलग होगा, वो भी इसमें दिखा। क्या ऐसी वजह रही कि नहीं हमें उसी फॉर्मेट पर, उसी ट्रैक पर आना पड़ा? उतना कुछ नया दिखा नहीं। गुजरात जो इलेक्शन मॉडल था वो भी इसमें नजर नहीं आया। राजेश जी, पिछले 4-5 महीनों में कई बार अपना इस विषय पर संवाद हुआ। उसमें यह भी था कि गुजरात मॉडल, कर्नाटक मॉडल, और मैंने हर बार आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश खुद एक मॉडल स्टेट है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक अद्भुत संगठन है। जब देश में हमने पहली बार इस तरह का संगठन ऑनलाइन किया था कि जहां बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और पीएलए और पन्ना प्रभारी ये सभी लोग ऑनलाइन उस पर मिल जाए एक प्लेटफॉर्म पर, तो एक ऐप बनाया था संगठन है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 था। तो हम तो अपने आप में एक आइडियल संगठन है मध्य प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। अब प्रश्न जो उठाए हैं कि कहाँ किस तरह से टिकट दिए, मैं बताता हूँ। शायद पूरी सूची आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि इस सूची में तीनों तरह के लोग हैं। इस सूची में बिल्कुल नए ताजे चेहरे भी हैं। आज भी 29 विधायकों के टिकट बदले गए और लगभग आप पूरी सूची को जब 230 की देखेंगे तो आप उसमें ये प्रतीत होगा आपको कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नौजवान, युवा चेहरे, इनको सबको स्थान दिया है और इन स्थानों के साथ साथ उसमें अनुभव का भी समावेश किया गया है। लेकिन लोया साहब, आप जिनको लेकर नाना कर रहे थे, आप फिर उन्हीं से तो आपको प्यार करना पड़ा ना? नहीं, हमने, देखिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, कयास लगाना अलग बात है और वास्तविकता कुछ अलग है। और यदि कयास लगाने से ही समझ आ जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का मायने क्या हुआ कि उसके लोगों के कयास ही अगर सही सिद्ध होने लगे तो फिर ये रणनीति किस मायने की है? रणनीति हमेशा वो है कि जो चौंकाती रहे। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी करी थी चुनाव के 110 दिन पहले। उस दिन पूरा मध्य प्रदेश के लोग चौंक गए थे। ये पहली रणनीति का पार्ट था। जब दूसरी जारी करी उसमें 7 सांसदों के नाम थे जिसमें 3 केंद्र में मंत्री थे। फिर मध्य प्रदेश को चौंकाने का काम किया। और आज हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि ये टिकट कटेंगे, ये टिकट कटेंगे, ये टिकट कटेंगे, और उन्हें ना काट कर उनको तो टिकट क्या इसी पर लोया साहब 6 महीने से इसी पर मंथन चलता रहा? ये बिल्कुल निश्चित इसी पर। देखिए, एक एक नाम पर मंथन होता है, उस पर ये विकल्प कितने हैं पार्टी के पास। चलिए, ये बिल्कुल मैं प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आ जाता हूं। अब बात कांग्रेस, छोटी सी बात 10 सेकंड में खत्म कर दूं राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य जरूर है कि उसके पास प्रत्येक विधानसभा में जीत सकने वाले 10 नेता हैं, 10 कार्यकर्ता हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य। परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सूची आने के बाद दोनों पार्टियों के बीच का फर्क अलग दिखाई दे रहा है। जो अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि हम कार्डर बेस कहते हैं, तो ये कार्डर बेस केवल हम कहते नहीं है, वो दिखाई। चलिए आता हूं फिर धर्मेंद्र पैगवार जी से भी इस पर चर्चा मैं करूंगा। सीधे मैं आता हूं। सर, क्या कहा जाए, हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके फार्मूले की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस कुछ अलग कर पाई? क्योंकि अब अमूमन सारे, जो अगर एक नाम छोड़ दिया जाए तो सारे नाम कांग्रेस के अब सामने हैं। कांग्रेस को लेकर भी लंबे समय से यही चर्चा रही कि नहीं, कांग्रेस भी कई तरह के बदलाव दिखेंगे, कई तरह के समीकरण दिखेंगे। चूंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, एक लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, क्या कांग्रेस उसमें कामयाब रही है, उस सिलेक्शन में? राजेश जी, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के चयन में पूरी तरह कामयाब रही है। हमने 50% से ज्यादा युवा चेहरे दिए हैं। कार्यकर्ताओं से, जमीनी कार्यकर्ताओं को निकालकर उनको पार्टी से उम्मीदवार बनाया है और करीब 62 लोगों को ओबीसी कैटेगरी में दिए हैं। 85 लोग जो हैं वो सामान्य वर्ग से हैं। और कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है मध्य प्रदेश में जिसने जनरल सीट में एक ट्राइबल राम गरीब वनवासी को सिरमौर से प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि हमारा ये मान्यता है कि यदि वहां पर उनका बाहुल्य है और वहां से वो पूर्व विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी ये मौका दिया गया है। और जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ना
तो रण है, न नीति है, न इनके नेता रह गए हैं चुनाव लड़ने वाले। इन्होंने 80-85 साल के लोगों को, किसी को नागौद से उतार दिया, किसी को गुड़ से उतार दिया, किसी को धार से उतार दिया, किसी को न कितने 10-12 ऐसे लोग जिनके टिकट कटने के बाद दमोह से उनके लड़के को मलैया जी के लड़के की बजाय मलैया जी को दे दिया। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, अगर कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट की भी हम बात करें, कई ऐसे नाम हैं कि जो विश्वास में आपके पास में आए, भारतीय जनता पार्टी के पास में आए, उन्हें उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन बाद में कहा गया ठीक है आपने जिनसे बात की थी उनके पास आप जाइए, या अन्य भी ऐसे नाम हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इस पूरे सिलेक्शन में मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई कमी रही है? क्योंकि जिस तरह का विरोध दिख रहा है, मुझे लगता है जब 23 की बात आ रही है अलग चुनाव की, तो यह भी दिख रहा है कि इतना असंतोष या इतना फिर दल बदल। देखिए, जब टिकट का निर्णय होता है तो उसके एस्पिरेंट जो होते हैं वो 10-12, 6-8 से लेकर 10-12 तक जाते हैं, और टिकट किसी भी विधानसभा में एक ही को मिलता है। जब इनकी 39-40 लोगों की हारी हुई सीट पर सूची निकली थी, तो उसमें से 14 लोगों का विरोध हुआ था, धरना हुआ था, घेराव किया था, और अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ था 15-20 दिन पहले। लोहिया जी याद कर लें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और कांग्रेस का राजेश जी आपको इसलिए नजर आ रहा है अभी क्योंकि ताजा मामला है, और 15 दिन पहले वाली बात आप देखिए। और जिन विधायकों के टिकट कटे हैं, जिन भ्रष्ट मंत्रियों को फिर से टिकट दे दिए हैं, उनका विरोध उस क्षेत्र में जो होगा आने वाले समय में 1-2 दिन में दिख जाएगा। मैं सीधे धर्मेंद्र जी के पास में आ जाता हूं। धर्मेंद्र जी, 2-3 चीजें अहम है जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा है, आप भी लंबे समय से इसको लेकर एनालिसिस कर रहे हैं कि 23 का चुनाव कुछ अलग है। अगर इस चुनाव की बात की जाए, ठीक है तमाम तरह की चीजें हम लगातार रिप्रेजेंट करते रहे कि नहीं सिलेक्शन या तमाम सही, एक लहर की बात आती है, एक वेव की बात आती है, क्या ऐसा कुछ है या फिर वही चीजें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी तमाम घोषणाओं के जरिए कर रही है, लुभाने की कोशिश जनता को, या फिर कांग्रेस कर रही है कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे? कोई क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है कि लहर है कि नहीं है? देखिए, लहर से पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर दल बदल, अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो आदमी कल तक भारतीय जनता पार्टी में था वो कांग्रेस में है या बसपा में है, या जो बसपा में था वो भाजपा ही हो गया है, या जो कांग्रेसी था वो भाजपा ही हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर मेरे अपने 28 साल के जर्नलिज्म के करियर में मैंने इतना बड़ा दल बदल आज तक नहीं देखा है। प्रताप भानु शर्मा जी ये सब वरिष्ठ राजनेता बैठे हैं, हमने इनकी खबरें पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं, इनके नाम पढ़ते हम लोग बच्चे थे। वो भी सब बताएंगे कि कोई से भी दल में, ना भाजपा में ना कांग्रेस में, इतना एक निष्ठा नाम की कोई चीज नहीं बची है। माफ करना है, हम यहीं जोड़ना चाहते हैं, आखिर ऐसी वजह क्या रही? क्या दोनों दल उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए इस तरह की चीजें दिख रही हैं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को? निश्चित तौर पर ये बात दोनों दलों के लिए चिंतनीय है कि आप अपने केडर को छोड़कर दल बदलुओं पर जिस तरीके से दांव लगा रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर वेस्ट पार्टी है। जिन श्रीनिवास तिवारी के परिवार के खिलाफ पूरी बिंदु में भाजपा संघर्ष करती रही हमेशा। 3 दिन पहले उनका पोता भाजपा में आया और आज त्योथर से भाजपा का टिकट पा गया। और जो रमाकांत तिवारी आपातकाल के समय से भाजपा के लिए संघर्ष करते रहे, जेल गए, उनके बच्चे घर बैठ गए। आप रेगांव में देखिए, बागरी परिवार, जुगल किशोर बागरी के परिवार को अपने घर बैठा दिया, आज पूरा परिवार भाजपा छोड़ गया। कांग्रेस में भी ऐसा हुआ, कांग्रेस ने भी कई सीटों पर ऐसा किया। मुरैना में तो आपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया जो भाजपा की लहर में उपचुनाव में जीतकर आया, और जिस व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई थी वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। ऐसा सब जगह हुआ। तो ये दोनों दलों के लिए चिंता के विषय होना चाहिए कि आप अपने मूल कार्यकर्ताओं को छोड़कर दल बदलुओं पर, आपके लिए कोई चरित्र का पैमाना नहीं है। आप कल कोई भी व्यक्ति आता है, आप उसको दूसरे दिन टिकट थमा देते हैं। आप देखिए, नारायण त्रिपाठी इस मध्य प्रदेश में कितना बड़ा उदाहरण है। कभी वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर भाजपा में आए, तो भगवा रंग में रंगाए। वो एक अचानक विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस में चले जाते हैं, 2 दिन बाद भाजपा में आ जाते हैं, फिर हनी ट्रैप में उनका नाम आ जाता है। फिर चरित्र निर्माण की बात करने वाली भाजपा हनी ट्रैप के मामले में चालान पेश होने के बाद भी नारायण त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर
कांग्रेस का जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में रहता है मैहर में, वो भाजपा में आ जाता है, फिर नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में जाते हैं, फिर कांग्रेस में बात बिगड़ जाती है, वो कहते हैं मैं अपनी बिंद पार्टी का कांग्रेस में विलय करूंगा, फिर उनका टिकट नहीं होता है। तो तमाशा बना दिया है मध्य प्रदेश में राजनीति को। कोई एक चरित्र, मतलब कमलनाथ जी और शिवराज जी दोनों बड़े पुराने नेता हैं, दोनों जमीन से आए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आ रहा कौन भाजपाई है, कौन बसपाई है, कौन सपा का हो गया। अभी 10 दिन तक तो लोगों को ये समझ में आएगा कि भैया भाजपा से का मूल आदमी कौन है, कांग्रेस का मूल आदमी कौन है, कौन सपा में चला। बेहतर धर्मेंद्र जी, बेहतर। दूसरी बात, मैं लहर पर आ रहा हूँ। अभी तक लहर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पर है। एक व्यक्ति अपनी सफाई दे रहा है, दूसरा व्यक्ति आरोप लगा रहा है। भाजपा अपने पिछले 15 साल के या 18 साल के काम गिना रही है, कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है और अपना 15 साल की उपलब्धि बता रही है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, और जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशियों से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर धीरे धीरे ले जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ी है, अमित शाह जी लगातार दौरे कर रहे हैं, और जिस गंभीरता से उन्होंने 2-2 मंत्रियों को मध्य प्रदेश में लगाया है, तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा वो स्थानीय मुद्दों, उसमें स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे, उसमें सनातन आएगा, हिंदुत्व आएगा, राम जन्मभूमि आएगी। बिल्कुल बेहतर बात धर्मेंद्र जी आप कर रहे हैं। मैं सीधे लोहिया साहब के पास में आ जाता हूं। लोहिया साहब, अब कांग्रेस के उस बयान पर आता हूं। वो कह रहे हैं, चूंकि बात हम सूचियों को लेकर कर रहे हैं, दोनों जो योद्धा तैयार हैं दोनों दलों की तरफ से उनकी, वो कह रहे हैं कि हमारे तो जो है वो कनकदार सिक्के हैं, कड़क सिक्के हैं, लेकिन वही बात आपके लिए कर रहे हैं कि आप कहते रहे कि नहीं हम सब कुछ बदल डालेंगे, लेकिन आना पड़ा उन्हीं पर आपको। देखिए बिल्कुल सही है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि उनके सिक्के खनकदार हैं, मगर इतने नहीं खनकना चाहिए उन सिक्कों को कि दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर और कमलनाथ के बंगले के बाहर जाकर खनक रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में 15 दिन पहले विरोध हुआ था। मैं स्वीकार करता हूं इसको शर्मा जी। एक बात और बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी राय अपने नेतृत्व के सामने रखकर प्रदेश कार्यालय आए थे। आपको जानकारी है, पूरे मध्य प्रदेश को जानकारी है, मगर मध्य प्रदेश ने ये दृश्य नहीं देखा था जो दृश्य वो पिछले 2 दिन से देख रहा है। कल और आज में जो हुआ है, कहीं आपको इस तरह मिला है कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी की गाड़ी फोड़ दी, उसके ड्राइवर पर हमला करा? तो ये देखिए तो कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा है। एक बात और कहता हूं आपसे कि ये कार्यकर्ताओं को ये शिक्षा भी कौन दे रहा है? दुर्भाग्य उस कांग्रेस पार्टी का कि जिसमें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ो, कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो। कौन से किस्म का कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा समझ के परे। एक बात और कहता हूं, ये बिल्कुल सच है कि राजनीति में जो माननीय पत्रकार जी ने प्रश्न उठाया है कि मध्य प्रदेश में जो एजेंडा है, मध्य प्रदेश में उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि एक पक्ष अपने काम बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम बता रही है और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। बस यही राजनीति का दुर्भाग्य है कि हम 18 साल बस छोटा सा वक्त का मैं छोटे से कमेंट चाहूंगा। लोहिया साहब, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, लोहिया साहब मेरा सवाल ले लीजिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आखिर क्या जिस तरह से तमाम नियम शिथिल किए हैं प्रत्याशी चयन में लेके, क्या रिस्क फैक्टर पर नहीं जाना चाहती थी कि नहीं अगर हमने इस तरह का कुछ बदलाव किया तो ये कहीं भारी ना पड़ जाए? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो रिस्क लेने के लिए ही जानती है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं प्रताप भानु शर्मा साहब के जी। और एक 10 सेकंड की बात कि एक आपने सुना है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, मुझसे चलिए जवाब ले लेता हूं। चलिए आप किसी शेर से सीधे प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में जाता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब जवाब दे दीजिए। नहीं, जवाब तो साफ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, जो उन्होंने रणनीति अपनाई है, जो इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाया है, ये हारी हुई मानसिकता है। उन्होंने उस फेस को ही हटा दिया मध्य प्रदेश से, जिसने 18 बरस तक शासन किया, क्योंकि कुछ नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार के आरोप से लिप्त हो गया पूरा आदमी। और झूठी घोषणा फिर मुख्यमंत्री के रूप में, झूठे वायदे करने वाले लोगों के रूप में उनकी पहचान मध्य प्रदेश में बन गई। आज पूरा कंट्रोल सेंटर से हो रहा है। जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा, सेंटर के इश्यू पर, केंद्रीय राष्ट्रीय इश्यू पर लेकर आएंगे। कांग्रेस का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होगा, मध्य प्रदेश के मुद्दों पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा, महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा,
मध्य प्रदेश के साथ जो धोखा दिया है, घोषणाएं करी परंतु अमल नहीं हुआ। हमें अभी लेकिन केंद्र से अभी क्या राहुल लेना जी देना? प्रियंका जी आते हैं, वो तो अगर उसमें स्थानीय मुद्दे कहां दिख रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं अगर जातिगत जनगणना की बात कर लें या अन्य तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। पेगवार साहब बिल्कुल कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे जो विधानसभा के होते हैं वो कहीं ना कहीं गौण नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर कांग्रेस हो। जब राष्ट्रीय नेता आएगा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा जरूर करेगा वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो। परंतु उन्होंने, प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि हम 8वीं तक कक्षा के लिए 500 रुपए देंगे हर बच्चे को, 10वीं तक के बच्चों के लिए हम 1000 रुपए की छात्रवृत्ति देंगे। लेकिन फिर इसी पे तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगती है कि अभी अन्य राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां आप दे रहे हैं क्या? बात वहीं ले दे के आ जाती कि चुनाव के वक्त जो घोषणाएं हो रही हैं। राजेश जी, इन्हें पूछने का हक इसलिए नहीं है, इन्हें तो कहीं भी नहीं दिया। और हम यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश के डेमोग्राफी पे, चलिए 10 सेकंड में लोहिया साहब, वक्त की कमी है, 10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं फिर अपनी बात को। मैं कहता हूँ जिनके पास, हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय नेतृत्व है, इसलिए वो मध्य प्रदेश में हम उन पर उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन लोहिया साहब यही तो सवाल है कि आप 18 साल से सत्ता में है, फिर आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें। चलिए तीनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनावी समर, इस समर का जो समय है और इस समय में दोनों दलों के जो योद्धा हैं अब आमने सामने हैं, तमाम सारी मशक्कत राजनीतिक दलों द्वारा की गई, अब फैसला जनता के हाथ में है। देखना होगा कि किस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में 2023 की बनती है। IID एजेंडा बस इतना ही। IID 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।